आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक और अपना नया चैप्टर फिजिक्स में। हालांकि ये हमारा फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है, वो है हमारा साउंड, है ना। इसके पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर अपना फिजिक्स का खत्म किया है। अच्छा, 4 चैप्टर फिजिक्स का खत्म तो कर लिए हैं। चलो फिजिक्स का कम से कम जो 4 चैप्टर का नाम था वो कौन बता सकता है? बस मोशन, हाँ फोर्स एंड ऑफ मोशन, हाँ, ग्रेविटेशन, वर्क बाय एनर्जी। वाह, पीठो को इसका बस बस बस, मतलब कि मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन और वर्क एंड एनर्जी, हम लोग ये 4 चैप्टर पूरी तरीके से अपना फिजिक्स में खत्म कर चुके हैं। ये हमारा फिजिक्स का सबसे लास्ट चैप्टर है साउंड। हालांकि आपका क्लास 8 में भी साउंड है ना। क्लास 8 में भी आप पढ़े हुए हैं साउंड। हाँ, लेकिन वो जो क्लास 8 में साउंड आपने पढ़ा है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं बेस था, मतलब कि बहुत छोटा सा उसमें चीजें आपको पढ़ाई गई थी। ये जो है हमारा क्लास 9th में, ये थोड़ा सा उससे एडवांस है, थोड़ा सा उससे एडवांस है। हालांकि एक बात हम पहले बता देते हैं कि जो आपने फिजिक्स में 4 चैप्टर पढ़ा है उसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स था, है ना। न्यूमेरिकल्स साउंड चैप्टर में भी है, लेकिन इसमें कम है, थोड़ा इसमें थोड़ा कम है। लेकिन इसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन आंसर के टाइप में आपको आएगा, वो थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, ठीक है ना। तो समय समय पर जब जब हमको ऐसा लगेगा कि बोर्ड पे आके बताने वाला चीज है, कुछ लिख के कुछ ड्रॉ करके, तो हम लोग बोर्ड पे सीख लेंगे। और चूंकि इस चैप्टर में थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग उसको कभी कभी अपने स्क्रीन पे भी समझ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यदि थ्योरी वाला भी पार्ट यदि हम लोग यहाँ पे लिख के समझने लगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो चीज हमारा केवल सुन के समझा जा सकता है, उसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको हम लोग अपने स्क्रीन पे कर लेंगे। और जहां लगेगा कि कुछ फॉर्मूला है, कुछ डिराइव करना है, कुछ लिख के बताना है, कुछ डायग्राम ड्रॉ करके पॉइंट लोकेट करके बताना है, तो उसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे भी आएंगे, ठीक है ना। तो बोर्ड पे भी कभी कभी आएंगे और कभी कभी स्क्रीन पे भी आएंगे, दोनों के मदद से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जहां तक बात है न्यूमेरिकल्स का, वो तो इस पे ही करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो वो हम लोग करेंगे। चलो शुरू करते हैं साउंड। हालांकि साउंड चैप्टर जितना आपने क्लास 8 में पढ़ा है वो तो इसमें है ही, बल्कि इससे थोड़ा सा एडवांस भी है, तो वो भी हम लोग इसमें देखते हुए चलेंगे। चलो अब शुरुआत करते हैं, रेडी हो ना। चलो देखा जाए सबसे पहले साउंड के बारे में। देखो साउंड के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है वो तो हम लोग इसमें जान ही लेंगे, इसमें तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन यदि साउंड के बारे में देखा जाए तो हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग कितने प्रकार के साउंड सुनते हैं, है ना। साउंड सुनते तो अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, हम खुद भी सुन पा रहे हैं, है ना। तो ये साउंड चूंकि आप सुन ले रहे हैं, चलो ठीक है, आवाज आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में साउंड का डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स की दुनिया में साउंड का मतलब होता क्या है ना। इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। और हालांकि चैप्टर बहुत आसान है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। अच्छा, एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्लास 8 में एक चैप्टर लाइट भी था, लाइट भी था, है ना। लाइट चैप्टर भी हमारा एक क्लास 8 में था। उस क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर था लाइट, उस लाइट का डेफिनेशन किसको किसको याद है? वो भी इसी के जैसा थोड़ा मिलता जुलता था, मिलता जुलता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो थोड़ा सा एडवांस हो गया। मतलब कि लाइट चैप्टर में जो आपका लाइट का क्लास 8 का हम बात कर रहे हैं, उसमें जो लाइट का डेफिनेशन था ऐसा ही है, बिल्कुल हमने बताया है वो चीज। क्या है देखो, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब कि देखिए ध्यान से, मिलता चलेगा आपको। लाइट, यहां पे साउंड है, मतलब लाइट मान लीजिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग है यहां पे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सेंसेशन ऑफ विजन। क्योंकि लाइट आपको क्या करता है, देखने में मदद करता है ना। तो यही डेफिनेशन हमारा लाइट का जो है साउंड में भी एप्लीकेबल होता है। बस लाइट के जगह पे साउंड डाल देंगे, तो अब इसका डेफिनेशन बन जाएगा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स या फिर विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। तो साउंड क्या करता है, सबसे पहला तो आप बहुत प्रकार के एनर्जी के बारे में पढ़ भी चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। फिर से हमारा जो लाइट है वो भी एक एनर्जी ही है कि नहीं, हीट वो भी एक एनर्जी है। तो बहुत प्रकार का एनर्जी है, उसी में से हमारा एनर्जी जो है ना, साउंड भी एक एनर्जी ही है। तो ये क्या करता है देखते हैं इसके बारे में। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये भी एक प्रकार का एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो करता है। अच्छा, हालांकि हर एक एनर्जी का अपना अपना काम है
है ना। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा था वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में, यदि कोई चीज मूव कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी उसके बॉडी में क्या कर रहा है, मूवमेंट करवा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से हीट एनर्जी आपके बॉडी में क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। उसी प्रकार से साउंड एनर्जी क्या करेगा, साउंड एनर्जी आपके कान में एक सेंसेशन पैदा करता है। सेंसेशन का मतलब हो गया कि एक प्रकार का ना इसमें एक ऐसा क्षमता डाल देता है, एक ऐसा कैपेबिलिटी आपके कान के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से आप किसी भी चीज को हियर कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो हर एक एनर्जी का अपना अलग अलग काम है, उसी में से हमारा एक एनर्जी साउंड भी है, जो करता क्या है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करता है। मतलब कि आप किसी भी चीज को सुन सके, इसके लिए आपको कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है। कोई डाउट अब इसमें? तो वह अब हमारा डेफिनेशन पूरा होता है कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक प्रकार का एनर्जी का फॉर्म है जो करता क्या है, विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, आपको आपके कान में सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करता है। मतलब कि आपको इस लायक बनाता है, इसके सक्षम बनाता है कि बगल में होने वाले क्रिएट किए गए साउंड आप सुन सके। तो आपके ईयर में यानी कि आपके कान में वो क्या करता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करता है। मतलब कि एक ऐसा मीडियम क्रिएट कर देता है जिसके वजह से आप किसी भी चीज को सुन पाते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन हो गया साउंड का। कोई डाउट नहीं ना इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। अच्छा, यहाँ पे जो नया टर्म आ गया, यही आपको बहुत बार इस चैप्टर में मिलेगा और हम चाहेंगे कि अभी फिलहाल आप इस टर्म को इग्नोर करें। ऐसा क्यों सर? बताएंगे। क्योंकि वेव को, हालांकि अभी तो हम बताएंगे ही, लेकिन वेव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत बड़ा है। जितना हम अभी यहाँ पे बताएंगे वो तो आपको केवल इतना बताएंगे कि अभी फिलहाल आप याद रखें, लेकिन वेव का एक्चुअल मतलब क्या होता है ये आपको 2-3 क्लास के बाद मालूम चलेगा वेव होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब कि अच्छा, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ से चिल्लाते हैं और यहाँ से 500 मीटर 600 मीटर पे खड़े इंसान को हमारा आवाज सुनाई दे देता है चिल्लाने से, है ना। तो साउंड मेरे मुंह, मतलब कि मेरे माउथ से मेरा आवाज निकला और वहां पे जो आदमी यहाँ से लगभग 500 मीटर 600 मीटर या फिर 1 किलोमीटर दूर पे खड़ा है उसको जाके सुनाई पड़ गया। तो साउंड मेरे माउथ से वहां तक ट्रेवल किया तभी तो जा पाया। जैसे मान लीजिए यदि हमको यहाँ से अपने कोचिंग से पटना स्टेशन जाना हो तो बहुत सारा रास्ता है, हम पैदल भी जा सकते हैं, हम बाइक से भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, है कि नहीं, बहुत सारा रास्ता है। लेकिन हमारा जो आवाज है वो भी अलग अलग मीडियम में ट्रैवल करता है, लेकिन किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। अब ये वेव क्या है सर, इसके बारे में बताइए, सुनो जरा ध्यान से। वेव का कॉन्सेप्ट हालांकि है तो थोड़ा सा लंबा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में टेंशन ही नहीं लो कि सर वेव के बारे में आपने नहीं बताया, बताएंगे, बल्कि इसके बारे में हम 2-3 क्लास भी लेंगे, है ना। बहुत डिटेल में बताएंगे कि वेव होता है क्या और वेव अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ना आप वेव क्या होता है इसके बारे में आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप इमेजिन करना, ठीक है, हम यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपके सामने में एक बहुत बड़ा तालाब है, नदी नहीं है, तालाब है ना। नदी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि नदी थोड़ा सा बहता रहता है ना। हम तालाब ले रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा पॉन्ड ले लो आप, जिसको हम हिंदी में तालाब कहते हैं। तालाब है और उस तालाब का पानी पूरी तरीके से, इमेजिन करो उस तालाब का पानी पूरी तरीके से स्थिर है, मतलब कि जरा सा भी उसमें मूवमेंट कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से वो स्थिर है ना। अब हम क्या कहें, गए और उस तालाब के बीच में एक इस प्रकार का पत्थर उठा के ऐसे फेंक दिए, है ना। आपने बहुत बार किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नया बात है इसमें। तो आपने एक पत्थर उसमें फेंक दिया। जब आप उसमें पत्थर डालते हैं, ऐसे फेंकते हैं, तो आप क्या देखते हैं, आप ये देखते हैं कि जहां पे पत्थर गिरा वहां से एक प्रकार का लहर उठता है, इस प्रकार का लहर उठता है और वो सेंटर से, जहां पे आपने पत्थर मारा, वहां से वो पॉन्ड के किनारे तक आता रहता है और वो तब तक आता रहता है जब तक कि वो वेव पूरी तरीके से समाप्त ना हो जाए। ये होता रहता है लगातार, है ना। यही हमारा वेव है और उसी प्रकार का वेव, उसी प्रकार का सिस्टम, उसी प्रकार का मूवमेंट आपको साउंड में भी देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे अब ये हो गया कि यदि हम यहाँ पे बोल रहे हैं और मेरा आप आवाज सुन पा रहे हैं, पहला बात तो मीडियम एयर हो गया, यानी कि एयर ही तो है हमारे चारों तरफ,
हवा के थ्रू मेरे आवाज को आप सुन पा रहे हैं और मेरा आवाज आपके तक पहुंच कैसे पा रहा है, उसी मीडियम में, उसी तरीके से जिस प्रकार से आपने पत्थर फेंका और वो इस प्रकार से मूवमेंट करते 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 किनारे तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार से मेरा आवाज यहाँ पे ऐसे ऐसे करते 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 आपके कानों तक पहुंच गया। वेव का मतलब अभी फिलहाल आपको यही समझ के चलना है और वेव के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे, है ना। क्योंकि अभी हमारा शुरुआत है और अभी ही हम ये सारा चीज बताने लगे तो फिर ये चैप्टर बोरिंग लगने लगेगा। हम चाहते हैं कि इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा जाए। फिजिक्स का ये बहुत मजेदार चैप्टर है, कोई डाउट नहीं ना। अब इसमें बात समझ में आई है, कोई समस्या इसमें? चले, तो जैसा कि हमने आपको भी बताया कि जैसे मान लीजिए ये हमारा तालाब है और यहाँ पे हमने ये पत्थर फेंका, तो आपका जो मूवमेंट होता है पानी में वो किस प्रकार का होता है? कुछ इस प्रकार का होता है कि नहीं? चारों तरफ, लेकिन चारों दिशा में होता है कि नहीं, बताइए। इसी प्रकार का होता है, कभी गौर किया आपने? है कि नहीं? इसी प्रकार का होता है और ये तब तक होता रहता है जब तक कि वो समाप्त ना हो जाए, मतलब कि लगातार कुछ देर तक चलता रहता है। हो गया क्लियर? तो हमने जो भी बोला वो आपके कानों तक इसलिए पहुंच पाया क्योंकि पहला बात तो मीडियम हमारा एयर है और दूसरा हमारा मूवमेंट किस प्रकार से हो रहा है, वेव के तरीके से। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ था कि साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कोई समस्या अब इसमें? बात समझ में आई है? और जो साउंड हमारा है ना वो तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, एयर में भी, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना, अब तो गूगल आ गया है ना, अब तो बहुत सारे ट्रेन जो हमारा रेलगाड़ी है उसका तो ऐप भी आ गया बहुत सारा। तो अब तो आदमी फोन खोलता है अपना, उस पर चेक कर लेता है कि ट्रेन कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा आने में, है ना। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता है इस चीज को हमने भी किया है हमारे गाँव में पहले के समय में, है ना। जब हम लोग बहुत छोटे थे तो उस समय पे हम लोग भी जब कभी जाते थे ट्रेन से तो हम लोग क्या करते थे ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए, है ना, और रेलवे स्टेशन का जो पटरी होता है रेल का, उस पे हम ना कान लगा के ऐसे, जैसे ये रेल का पटरी है इस पे ऐसे कान लगा के हम लोग सुनते थे, मतलब महसूस करते थे और उस महसूस से पता लगाते थे हम लोग, क्या हमारे बड़े पूर्वज भी, हमारे दादा परदादा ये सब भी उस सब क्या करते थे। आप लोग भी यदि आपके घर में कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे पूछिएगा कि आपने कभी ये चीज़ किया है कि नहीं, वो जरूर किए होंगे। रेल के पटरी पे इस प्रकार का होता है, रेल का पटरी एक इधर और एक इधर होता है ना, उस पे ऐसे कान लगा के पहले सुना जाता था और ये पता लगाया जाता था कि रेलगाड़ी कितना दूर है। और यदि आपने इस पे कान ऐसे लगाया और यदि आपको कुछ घर घर का आवाज आ रहा है, इसका मतलब कि ट्रेन बहुत ही नजदीक है। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो ट्रेन बहुत ही नजदीक है। और हाँ, पता लगता था पहले, ये अनुभव करने का तरीका होता था। मतलब कि जैसे मान लीजिए यदि ये हमारा बुक है, सपोज करो कि यदि ये हमारा बुक है और यहाँ पे हम कान लगाए और यहाँ पे यदि हम मारे तो ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे सुनाई पड़ेगा हमको, है ना। या फिर आप अपने टेबल पे अपना कान रखिए और यहाँ पे कान रखो एक तरफ और वहाँ पे मारो तो आपको वो सुनाई पड़ेगा। और यही और वो ट्रेन तो बहुत भारी होता है ना। तो ट्रेन जब आता था ना तो हम लोग कान लगाते थे पटरी पे और ये पता करते थे, महसूस करते थे, उसकी आवाज़ को सुनते थे। यदि घर घर का आवाज़ थोड़ा सा भी आ रहा है इसका मतलब कि ट्रेन बहुत ही नज़दीक में है। हालांकि दिख नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो अभी दूर में है, वो आ रहा है। और किसी प्रकार का आवाज़ नहीं आ रहा है कान सटाने पे, इसका मतलब कि ट्रेन या तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है या तो अभी वो बहुत दूर है। और हम चाहेंगे कि आप इस चीज़ को अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप उनसे ये चीज़ पूछें, आपको वो बताएंगे कि हाँ पहले ऐसा होता था। कोई समस्या नहीं ना। तो ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से साउंड जो है सॉलिड में ट्रेवल करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग लिक्विड का, है ना। लिक्विड में भी साउंड ट्रेवल करता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर लिक्विड में मान लीजिए कि यदि हम पानी में डुबकी लगाएं, है ना। अच्छा एक बात आप बताइए, पानी में आप डुबकी लगाते हैं, ठीक है ना, क्या किसी भी प्रकार के चीजों का आवाज आपके कान में जाता है? नहीं जाता है, लगभग ना के बराबर। और यदि हल्का फुल्का आवाज आ भी रहा है तो बहुत धीरे आवाज आता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड में साउंड का जो ट्रेवल करने का स्पीड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू एयर। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे हम बस ये बताना चाह रहे हैं
कि सॉलिड में तो साउंड ट्रैवल करता ही है, लिक्विड में भी साउंड ट्रैवल करता है, ये चीज है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। और अच्छा हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे हम कि लिक्विड में साउंड ट्रैवल किस प्रकार से करता है। इसका इस्तेमाल ना सबसे ज्यादा और बहुत अच्छी तरीके से करते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल, यानी कि जो हमारे शार्क हैं, हमारे वेल हैं, बड़े बड़े मछली जो होते हैं समुद्र में हमारे, वो क्या करते हैं, साउंड वेव छोड़ते हैं। साउंड वेव छोड़ने का मतलब ये है कि वो अपने माउथ से एक प्रकार का आवाज निकालते हैं पानी के अंदर ही, और उस आवाज को सुनते हैं दूसरे मछली जो कि बहुत दूर में रहते हैं, और उनको पता लग जाता है कि अच्छा मेरा जो दूसरा साथी है पानी में वो हमको आवाज लगा रहा है। जैसे मान लीजिए कि मेरा यदि कोई दोस्त, चलिए आप ही में से कोई, यदि आप पुनाई चक पे हैं, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से आवाज लगाएंगे तो आप सुन जाएंगे। यदि कोई चीज का शोर सुर ना रहा हो, मतलब कि पूरी तरीके से यदि मीडियम खाली हो, किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो रहा हो, तो हम यहाँ से आवाज लगाएंगे तो आपके कानों तक पुनाई चक में आवाज चला जाएगा और वहां से आप यहाँ आ जाएंगे। तो पानी में मछलियों का कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो भी साउंड प्रोड्यूस करके ही करते हैं, लेकिन पानी में ही, है ना। तो वो लोग भी साउंड वेव छोड़ते हैं और अपने मछली तक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मछली है और एक मछली ना पुनाई चक में है, तो यदि हमारा आवाज वहां तक पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएंगे। वो लोग भी साउंड क्रिएट करते हैं और उस साउंड को वो लोग सुनते हैं और वो लोग आ जाते हैं, अपने बातों को पकड़ लेते हैं, मतलब उसको, है ना। तो यहाँ पे हम ये समझ गए कि साउंड हमारा सॉलिड में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी ट्रैवल करता है और एयर में तो करता ही है, जो हम लोग बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज है और अच्छी तरीके से हम लोग इसको जानते चलेंगे चूंकि इंट्रोडक्शन क्लास है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। हाँ, एक बात और हमने कहा कि ये जो हमारा वेव है इसको आप बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे, एकदम गहराई से बात करेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल आप वेव का मतलब क्या समझिए, वही पानी में उठने वाला वेव, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। एनसीईआरटी में उसके बाद है सबसे पहला टॉपिक प्रोडक्शन ऑफ साउंड, है ना, यानी कि साउंड किस किस प्रकार से प्रोड्यूस हो सकता है, इसके बारे में ही हम लोग बात करेंगे। चलिए, ये टॉपिक बहुत आसान है। इसके बाद हमारा जो है ना, हालांकि ये प्रोडक्शन ऑफ साउंड बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसके बाद हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहीं से हमारा चैप्टर ये मेन शुरुआत होता है। हालांकि देखा जाए तो ये सब बेसिकली बहुत छोटा छोटा सा चीज है ना। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बाद प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, वो हमारा मेन टॉपिक है ना। उसी में हम लोग वेव के बारे में भी सीखेंगे। चलिए सुनिए जरा ध्यान से, लिखा हुआ है साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, मतलब कि साउंड कब प्रोड्यूस होगा। साउंड का सिंपल सा मतलब आवाज, है ना। आवाज कब प्रोड्यूस होगा, तो लिखा हुआ है कि आवाज तब प्रोड्यूस होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। और वाइब्रेट जो वर्ड है ना, वो मतलब कि वाइब्रेशन जैसा लग रहा है कुछ, वाइब्रेशन। तो पहले समझ लो कि वाइब्रेशन का मतलब होता क्या। वाइब्रेशन का मतलब आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हालांकि आपको वाइब्रेशन का मतलब तो मालूम ही है, या तो ऊपर नीचे लगातार करना, या फिर आगे पीछे बराबर करना, इसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। इट रेफर्स टू अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है मालूम है? टू एंड फ्रो का मतलब होता है बहुत तेजी से आगे पीछे बहुत तेजी से करना, या फिर बहुत तेजी से ऊपर नीचे बहुत तेजी से करना, इसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। कोई डाउट है इसमें? तो वाइब्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। कोई डाउट है इसमें? चलिए, तो अब बात आ जाते हैं दोबारा हम लोग अपने टॉपिक पे। तो कहा जा रहा है ना कि साउंड जो है प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन से। देखिए साफ लिखा हुआ है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स होगा तब हमारा साउंड क्रिएट होगा, यानी कि साउंड डेवलप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल देके बताते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये हमारा स्केल है, ठीक है ना। हालांकि ये और बेहतर हो जाएगा यदि हम इसमें कुछ लगा दें। कुछ लगाने के लिए है इसमें? पेन है, हाँ पेन है, ये ठीक है। चलो इसको ऐसे देखो, ठीक है। क्या कहा गया है? साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, है ना। तो ध्यान से इसको देखेंगे आप।
हालांकि आपको दिखा नहीं होगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ना इसमें साउंड जो आपको देखने को मिला, चलो आप ऐसे ही कर लो, ये तो बहुत हो गया जी, सर एक काम करिए ना, पेन के आगे अपना हाथ रख लीजिए। मतलब सुनाई दे रहा है थोड़ा? तो ये आवाज जो आपको सुनाई दे रहा है, ये क्यों हो दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे यदि हमने, ये ऐसे है तो ऐसे देख लीजिए, यदि हमने इस पे मारा है ना, हिट किया है, तो ये जो है ना बहुत तेजी से टू एंड फ्रो किया होगा, यानी कि आगे पीछे बहुत तेजी से किया होगा, जिस वजह से साउंड क्रिएट हुआ और हम उसको सुन पाए। अच्छा, यहाँ पे जो साउंड क्रिएट हुआ वो हमारे कान तक जो आया वो किस फॉर्म में आया होगा? वेव के फॉर्म में, यानी कि वेव का डायग्राम आप याद कीजिए, ये वाला, इस फॉर्म में ये आया होगा मेरे कानों तक। कोई समस्या भी इसमें? तो जिसका सीधा सा मतलब हो गया कि साउंड तब प्रोड्यूस होता है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है ना। इसको और आप दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यदि साउंड का कुछ भी नहीं मालूम रहे तो सिंपल सा आप ये याद रखिएगा कि साउंड वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही क्रिएट होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उससे साउंड नहीं आएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ना एक बहुत बड़ा गद्दा रखा हुआ है, यानी कि रुई रखा हुआ है, ठीक है। उस रुई को आप लाठी से बहुत पीट रहे हो, लेकिन क्या किसी प्रकार का उतना आवाज आता है क्या? नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो रुई वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है ना। लेकिन यदि वही एक बहुत बड़ा आयरन का प्लेट रखा हुआ हो, उसके ऊपर आप हथौड़ा मार रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ठक का आवाज आएगा, क्योंकि वो वाइब्रेट कर रहा होता है ना। तो साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, सिंपल सा बात, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेस लाइक आवर हैंड, विंड एटसेट्रा। अब ऑब्वियस ये बात है, जब आप साउंड प्रोड्यूस कीजिएगा तो किसी ना किसी प्रकार से आप एनर्जी लगाइएगा। जैसे हम यदि बोल रहे हैं तो हम एनर्जी ही लगा रहे हैं, तभी तो हम बोल पा रहे हैं, है कि नहीं। मतलब कि मेरे पास एनर्जी है तभी तो हम साउंड क्रिएट कर पा रहे हैं। एनर्जी नहीं रहता तो हम बोलना क्या, खड़े भी नहीं हो पाते, है ना। तो इसी प्रकार से यदि आप समझ लीजिए, यदि हम इसको मार पा रहे हैं, इस प्रकार से इसको हम हिट कर पा रहे हैं, तो हम अपना इस पे, हालांकि मार तो मार कर से रहे हैं, लेकिन एनर्जी तो लगा रहे हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्सेज लाइक आवर हैंड, विंड एटसेट्रा। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन करते हैं या फिर साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आपको एनर्जी लगाना पड़ता है। और वो एनर्जी हम लोग अलग अलग तरीके से लगा सकते हैं। या तो आप अपने हाथ से लगाओ, हाथ से ठोको और साउंड को क्रिएट कर दो, या फिर एयर से भी साउंड क्रिएट होता है। एयर से भी साउंड क्रिएट होता है। याद कीजिए, जब बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है तो हवा कैसे चलता है? सर सर करके हवा चलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि साउंड को क्रिएट करने के लिए जो हम एनर्जी लगाते हैं वो बाहर से लगाते हैं। क्या अपने आप साउंड कभी क्रिएट होगा? कभी नहीं, अपने आप साउंड कभी क्रिएट नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर, पानी का जो लहर है, जब वो लहर चलता है उसमें भी आवाज होता है, लेकिन वो तो अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है वो, उसमें भी हवा काम कर रहा है बाहर से। हवा चल रहा है तभी तो समुद्र में वेव उठता है। हवा ना चले तो क्या समुद्र में कभी वेव उठेगा? कभी नहीं उठेगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़ता है, वो एनर्जी हम अपने हाथ से भी लगा सकते हैं, वो एनर्जी हम बाय एयर भी लगा सकते हैं। इस वजह से हमारा साउंड क्रिएट होगा। यानी कि अपने आप में कभी भी साउंड क्रिएट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यदि हम अपना इसी प्रकार से करेंगे तो हमने एक तरीके से एनर्जी लगाया, दोनों हाथ को जोर से अपने आप में टकरा दिया, इस वजह से साउंड क्रिएट हुआ, है ना। तो क्या कभी अकेला कोई चीज कर सकता है क्या साउंड क्रिएट? कभी नहीं कर सकता। तो जो साउंड क्रिएट करने के लिए हमको जो फोर्स लगाना पड़ता है वो आउटसाइड फोर्स होता है, यानी कि बाहर से लगाना पड़ता है। हो गया क्रिएट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे ना प्रोडक्शन ऑफ साउंड था बेसिकली हमारा टॉपिक। और साउंड तो आप बहुत प्रकार से प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए यदि हम इस प्रकार से किए तो भी साउंड क्रिएट हुआ, है ना। या फिर आप
गिटार बजाते हैं तो भी साउंड क्रिएट होता है। वहाँ पे जो गिटार का जो स्ट्रिंग होता है, जो रस्सी होता है, उसको आप बहुत टाइट होता है वो पहला, तो उसके बाद उसको आप धीरे से भी इसे करते हैं तो बहुत अच्छा आवाज़ निकलता है ना। तो साउंड क्रिएट करने का बहुत सारा तरीका है, प्रोड्यूस करने का बहुत सारा तरीका है। तो कुछ कुछ तरीका एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। जैसे पहला यदि हम लोग बात करें, द साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड्स इन आवर थ्रोट। हमारे गले में 2 वोकल कॉर्ड है, ये दोनों हमारा वाइब्रेट करता है, इसी वजह से हमारा आवाज बाहर निकलता है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है कॉमन सा। उसके बाद द साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला, ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्ट्रक। मेम्ब्रेन मतलब जैसे वो ड्रम होता है या फिर आपका तबला होता है, उसके ऊपर एक लेयर होता है ना जिसपे आप मारते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन, या फिर आप उसको स्किन भी कह सकते हैं, है ना। हालांकि मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली। झिल्ली मतलब वो जो ऊपर में लगा हुआ है जिसके ऊपर आप ठोकते हैं, वो हो गया। उसके बाद द साउंड ऑफ अ स्कूल बेल इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ एन आयरन प्लेट व्हेन इट इज हिट बाय अ हैमर। स्कूल वाला जो बेल होता है, ऐसे आप उसको पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे मारते हो, है ना। तो ये बेसिकली कैसा, किस चीज का होता है, ये प्लेट कैसा होता है, आयरन का होता है, और एक हथौड़ा से आप मार रहे होते हो। और अच्छा हाँ, इसका आवाज तो इतना भयंकर होता है कि यदि आप 5th फ्लोर क्लास पे भी पढ़ रहे हो, 5th पे, फिर भी वहां तक आवाज चला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप पहला बात तो बहुत जोर से हिट करते हो, और दूसरा बात इसका जो वाइब्रेशन होता है वो बहुत तेजी से होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन यहाँ पे आप बार बार क्या देख रहे हैं, बार बार यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आउटसाइड फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। चाहे वो आप हाथ से लगाओ, बाय एयर लगा दे अपने आप, क्योंकि एयर भी अपने आप में साउंड क्रिएट करता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है, ये 3 एग्जाम्पल हो गया हमारा बेसिक सा, और भी एग्जाम्पल हो सकता है आपके मन में, और यदि आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स सो फास्ट that we cannot see its vibration with our eyes। बहुत बार क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट जब साउंड प्रोड्यूस करता है तो वो बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है, और इतना तेजी से वाइब्रेट करता है कि वाइब्रेट करता हुआ हम उसको देख ही नहीं पाते हैं, बस उसके साउंड को हम सुन पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बेल को, स्कूल के घंटे को आप बजा रहे हैं, तो ये वाइब्रेट कर रहा है, क्या ये आप उसको देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसकी आवाज को आप सुन पाते हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इतने तेजी से वाइब्रेट कर रहा है, इतने तेजी से वाइब्रेट कर रहा है कि इसका बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है केवल, लेकिन आप इसको देख नहीं पा रहे, है ना। यही चीज हमारा होता है। उसी प्रकार से हमारा काम करता है ये रेडियो हो गया हमारा, टेलीविजन हो गया, जो हम लोग डीजे बजाते हैं शादी ब्याह में, वो हो गया हमारा, है ना। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, वाइब्रेशन में बेसिकली उसमें ये होता है, उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है, एक झिल्ली होता है, जो कि बहुत तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करता है, बहुत तेजी से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, या फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसी को हम लोग कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन का मतलब वही हुआ। कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आई है? तो बेसिकली ये तो हमारा एक छोटा सा साउंड चैप्टर को लेकर इंट्रोडक्शन था। तो इसमें जो 2-3 बातें, हालांकि है तो बहुत सारी चीजें, जो इसमें 2-3 बात याद रखना है वो ये कि साउंड एक प्रकार का एनर्जी है जो कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग पैदा करता है आपके कानों में। पहला बात ये। दूसरा बात क्या था? हाँ, साउंड ट्रैवल करता है किस फॉर्म में? वेव के फॉर्म में। ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात ये कि साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। तीसरा बात ये हो गया। और चौथा बात आप ये याद रख लीजिए, ये लास्ट वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इतना तेजी से वाइब्रेट करता है कि हम उसको वाइब्रेट होता हुआ नहीं देख पाते हैं, बल्कि उसके आवाजों को बस सुन लेते हैं। हो गया क्लियर? और एग्जाम्पल तो इसका बहुत सारा हो सकता है। आप क्लैपिंग कर रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल है साउंड प्रोड्यूस करने का, है ना। आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, वो भी है कि नहीं? जैसे अच्छा यहाँ पे जैसे हमने क्लैप किया, तो यहाँ पे हमारा क्या वाइब्रेट किया? हमारा स्किन वाइब्रेट किया, इस वजह से हमारा ये आवाज सुनाई पड़ गया, है ना। तो ये चीज था हमारा साउंड के अंदर। अब ये बेसिकली छोटा सा क्लास था। अगले वाले क्लास से जो हमारा मेन टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, वहां से हमारा लेवल शुरू होता है ना। चलिए, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें ऑनलाइन वाले बच्चे, इसको ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, और समय समय पर हम लोग कभी कभी अपने स्क्रीन पे भी समझेंगे, स्क्रीन पे, और कभी कभी हम लोग अपने बोर्ड पे भी समझेंगे।
तो इससे घबराना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।